4 लोगों का एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए इसी सिमदरी ला पाल्मा आइलैंड पहुंचता है। इस आइलैंड को लोग वुल्किनो आइलैंड यानी ज्वालामुख द्वीप भी कहते हैं। हालांकि 1948 के बाद से यहाँ का ज्वालामुख कभी फटा नहीं था जमे, और इसका पति ने अपनी बिगड़ती शादी को बचाने के लिए जानबूझकर यहाँ छुट्टियां बताने आए थे। उन्होंने इस मौका को अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करने का आखिरी मौका माना था। जब पूरा परिवार सोमंग के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर पड़े एक जूड़े झुमके मिलते हैं। पत्ता देखने के बाद साफ कह देते हैं कि ये झुमके उनके घर के नहीं हैं। सारा ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें यूं ही टेबल पर रख देती है, लेकिन उन्हें जर्रा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली हैं, जहां उन्हें इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक ईदी का सामना करना पड़ेगा। उधर पहाड़ों की तरफ जूल वजोल सर्वे डिपार्टमेंट की मेरी अपने एक साथी के साथ पहाड़ों में रिसर्च के लिए जाती है। रोज की तरह वो एक गफा में पहुंचते हैं। दीवारों पर कुछ अजीब दिखाई देता है, पत्थरों पर सीमेंट जैसा जमा। मेरी के पूरे करियर में इसने ऐसा पहली बार देखा था। वो तरनत सैंपल इकट्ठा करने लगती है। इसी वक्त इसके साथ ही दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर ढेर सारी मरी हुई चमगादड़ दिखाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि गफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा है, लेकिन जो चीज दोनों को सब से ज्यादा चौंका देती है वो है गफा की छत पर दिखाई देने वाली एक विशाल दरर। इसी बीच जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने ऑफिस में अखबार पढ़ रहा होता है। खबर छपी होती है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिमदर क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है, जिसमें सवार सभी टूरिस्ट मारे जा चुके हैं। मामला अभी जांच में है। ये खबर पढ़ते ही डायरेक्टर बेचैन हो जाता है। कुछ ही देर में मेरी और इसका साथी डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं और गफा में हुई अपनी सारी खोज इसे बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गफा की हुआ में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया था। साथ ही दोपहर पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। ज्यादा पानी बहने की वजह से चट्टानों के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है और इसी कारण गफा में ये खतरनाक धरर बनी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भूकंप पहाड़ खिसकने की पूरी संभावना है, लेकिन डायरेक्टर उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि पहाड़ों का थोड़ा बहुत हिलना सामान्य बात है। अभी तक किसी जहरीली गैस के साफ सबूत नहीं मिले हैं और अभी के हालात इतने पुख्ता नहीं हैं कि किसी बड़े खतरे की घोषणा की जाए। बना वजह दांत खाकर दोनों काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अब भी अपने अंदाजे पर उड़ा रहता है। वो मेरी को मैप के पास ले जाता है और इसे याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी हादसा हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी धरर बन गई थी, यानी पूरे मैनहट्टन शहर के बराबर। अगर सिमदर में गिरी तो एक भयानक सुनामी आना तय है। वो सवाल उठाता है कि डायरेक्टर जनता को पहले से अलर्ट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ साल पहले डायरेक्टर से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। इसने एक बार पहाड़ खिसकने की पूरी संभावना है, लेकिन डायरेक्टर उनकी बात से हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी धरर बन गई थी, यानी पूरे मैनहट्टन शहर के बराबर। अगर सिमदर में गिरी तो एक भयानक सुनामी आना तय है। वो सवाल उठाता है कि डायरेक्टर जनता को पहले से अलर्ट क्यों नहीं कर चेतावनी दी थी, जिससे जबरदस्त अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस घटना की वजह से इसकी नौकरी जाते जाते बची थी, इसलिए अब जब तक सुनामी सच में सामने ना आ जाए वो दोबारा वैसी गलती नहीं करना चाहता। हालांकि मेरी और इसका साथी नहीं जानते कि डायरेक्टर अंदर ही अंदर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। असल में डायरेक्टर दोनों से भी ज्यादा परेशान था। वो इसी वक्त फोरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच चुका था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था क्योंकि स्पीड बोट में मेरे सभी लोगों की मौत बहुत ज्यादा तापमान वाली गैस से झुलसने के कारण हुई थी। उनके पीपड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई थी। ये साफ संकेत था कि मामला साधारण नहीं है। उधर रिजोर्ट में नक का परिवार अब भी बेफिक्र होकर धूप और समंदर का मजा ले रहा था। सारा पूल के पास बैठी होती है। अभी एक लड़की इससे दोस्ती करने आती है और इसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि इसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी होती है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है। मजबूर होकर वो लड़की निराश होकर चली जाती है। असल में सारा भी नए दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन इसमें इतना आत्मविश्वास नहीं था। पूल से बाहर आने के बाद इसके पिता इसकी उदासी समझ जाते हैं और इसे हिम्मत देते हैं कि वो जाकर खेले। भाई का ध्यान वो रख लेगे। पिता की बात सुनकर सारा आखिरकार खेलने का फैसला करती है। जाते जाते पिता इसे वॉलीबॉल के कुछ बेसिक रोल्स भी समझाते हैं। अब बेटी खेलने चली जाती है और बेटे की जिम्मेदारी नक पर आ जाती है, लेकिन बेटे के साथ खेलते वक्त इसकी नज़र अचानक अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो एक स्पेनिश आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। ये देखते ही नक का गुस्सा भड़क उठता है। इसी पिल जब वो दोबारा बेटे की तरफ देखता है तो बुच्चा वहां से गायब होता है। घबराया हुआ नक चारों तरफ इसे घूरने लगता है। इसे लगता है कि शायद बेटा अपनी बहन को कूदने बीच पर चला गया होगा। वो भागते हुए बीच पर पहुंचता है
और जहर जहर से इसका नाम पुकारता है। कुछ देर बाद दूर एक चट्टान पर इसे एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है। जब तक इसके पास पहुंचता है तो देखता है कि इसका बेटा समंदर की तरफ एक एक देख रहा है। असल टेक्स्ट मैं लड़के ने देखा था कि सिमंदर में अनगिनत कुछो इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे वो सब एक साथ कहीं प्लान करने वाले हों। इसी दौरान मेरी अपनी जांच पूरी कर चुकी होती है। गफा से लाए गए पानी के सैंपल में किसी तरह के उधरकित खनिज नहीं पाई जाते। इसका मतलब साफ था कि ये पानी बहुत ही कम समय में पहाड़ के अंदर गिवसा है और सीधे गफा तक पहुंचा है, यानी जो दरर उन्होंने देखी थी वो बिल्कुल नई थी, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते पुरानी। अगर ऐसा है तो दोप पर मौजूद हर इंसान बड़े खतरे में है। यही सोचकर मेरी और इसका साथी तय करते हैं कि वो एक बार फिर पहाड़ पर जाएंगे और दरर के ऊपरी हिस्से की खुद जाकर जांच करेंगे। दोनों गाड़ी लेकर पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहां जो नज़ारा देखता है वो और भी डरावना था। दरर का एक सिरा अब नीचे की तरफ धंसने लगा था। वो टोरंट अपने अपकिरण सीट करते हैं और माप लेना शुरू करते हैं। उनकी इश्निगाह सही साबित होती है। दररियों ने भी खतरे के संकेत पकड़ लिए थे। पहाड़ के आसपास गैस का 70 बढ़ने लगा था और भूकंप के शुरुआती झटके महसूस हो रहे थे। डायरेक्ट